हेलो हेलो हेलो। गुड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। पढ़ाई कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे, है ना। चलिए फिर, आज है 18 अप्रैल और आज दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एक एडिटोरियल है। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार इसको। क्या है इसका निचोड़ जो है, ये मैं आपके सामने लाया हूँ। तो दोस्तों, इस एडिटोरियल में घुसने के पहले हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मतलब इतना भी कुछ टेक्निकल नहीं है, बट फिर भी समझनी पड़ेंगी, तब भी आपको समझ में आएगा कि क्या है। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन द डे ऑन पॉजिटिव नोट। तो देखिए दोस्तों, आप चैट जीपीटी तो बहुत ही यूज़ करते होंगे आजकल, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए कि वो काम कैसे करता है। तो जब भी आप चैट इंटरफेस में कुछ भी डालते हो, तो वो क्या होता है, वो इस ये जो है, ये पूरा एक एल्गोरिदम है। तो जीपीटी में जो आपने फुल फॉर्म देखा है वो क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर जो है वो इस एल्गोरिदम का नाम है। तो भी एल्गोरिदम काम कैसे करता है वो हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो जो क्वेरी है, क्लाइंट क्वेरी, वो जाएगी नॉलेज बेस में। ये हमारा एल्गोरिदम जो है वो नेचुरल लैंग्वेज समझेगा। जो हमने लिखा है, ह्यूमंस की जो लैंग्वेज है उसको नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। तो हमारा जो ये नॉलेज बेस है वो इसको समझेगा। इसको समझने के बाद क्या करेगा, वो एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा जो कि हमें एज ए ह्यूमन समझ में आए। और उस रिस्पॉन्स को वो हमको फिर आपके इंटरफेस पे देगा। जैसे कि आपने पूछा कि व्हाट आर द करंट अफेयर्स टुडे, तो ये इसको पहले तो इंटरप्रेट करेगा अपने नॉलेज बेस के थ्रू। जो भी उसके पास रिस्पॉन्स है उसको प्रिपेयर करेगा और फिर आपको रिस्पॉन्स देगा। करेक्ट। और इस पर जब आप उसको फीडबैक देते हो, तो फीडबैक देने के बाद भी ये जो एल्गोरिदम है वो अच्छे से आपके फीडबैक को एनालाइज करता है और वो अपना जो नॉलेज बेस है उसको अपडेट करता है। तो इससे हमें पता क्या चला दोस्तों, जीपीटी जो है वो मेन, सबसे मेन तो उसका जो एल्गोरिदम है वो ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिदम है। उसके बेसिस पे वो काम करता है। अब वो जो ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिदम है, आप पूछेंगे कि इसको यूज़ करने के लिए भी तो कुछ हमें चाहिए होगा। जी डेफिनेटली चाहिए होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिदम जो है, इसको यूज़ करने के लिए जी हमें चाहिए बहुत सारे सीपीयूज़, जीपीयूज़। करेक्ट। तो ये जो सीपीयूज़ और जीपीयूज़ है, इसको पावर करने के लिए हमें चाहिए जी एनर्जी, है ना। एटलास तो है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेंगे ना ये सब। तो हमें एनर्जी चाहिए। तो जब भी इलॉन मस्क जी बात करते हैं ग्रीन एनर्जी वगैरह के बारे में, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, देखिए एनर्जी ये भी कहीं से तो जनरेट होती होगी। ज़्यादातर अब जैसे इंडिया में जो है वो तो कोल से जनरेट होती है एनर्जी। अब कोल से अगर जनरेट हो रही है एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी होगी, वो ज़्यादा सस्टेनेबल है नहीं। इसलिए तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव होने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में ये जो चीज़ें हैं, ये अभी तो खैर स्मॉल स्केल पे नहीं, वर्ल्ड ने तो अडॉप्ट कर ही लिया है एआई को। लेकिन अब वो लार्ज स्केल पे जो बोलते हैं ना, स्केल होना बाकी है। तो जब ये लार्ज स्केल पे स्केल होगी, तो हमें एनर्जी तो चाहिए होगी जीपीयूज़ और सीपीयूज़ को पावर करने के लिए। करेक्ट है। तो आज का आर्टिकल दोस्तों इसी के बारे में है। तो इसमें कहा क्या गया है, जैसे कि एक पेपर पब्लिश किया गया था एरिक श्मिट के बारे में। ये गूगल के एक सीईओ रह चुके हैं। उसमें उन्होंने एआई और न्यूक्लियर वेपन्स जो है, देखिए न्यूक्लियर वेपन जब आया होगा और एआई तब वो नई चीज़ होगी, और एआई अब के लिए नई चीज़ है। तो उस टाइम का सिनेरियो और अभी जो एआई का सिनेरियो है उसको कंपेयर किया है कि क्या है। तो श्मिट ने क्या कहा था कि हमें एक मेम बनाना चाहिए, म्यूचुअल एश्योर्ड एआई माल फंक्शन एक बनाना चाहिए, ठीक है, विच इज़ सिमिलर टू स्ट्रेटेजी लाइक मैड, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो दोस्तों पहले इसको समझ लेते हैं, ये मैड है क्या, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन था क्या। ओके। तो दोस्तों पहले जब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे बने थे ना नए नए, तो इसमें होता क्या था कि समझ लीजिए, अब जैसे कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान बोलेगा कि भाई अगर इंडिया के पास मान लीजिए न्यूक्लियर वेपन्स है ऑलरेडी, तो पाकिस्तान इंडिया को क्या बोले, और पाकिस्तान के पास भी, हाँ, तो पाकिस्तान इंडिया को क्या बोलेगा कि भाई अगर तूने मेरे पे कुछ भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया, तो मैं तेरे पे यूज़ करूँगा क्योंकि तूने सबसे पहले मेरे पे यूज़ किया है।
तो ये मैड था, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो इससे क्या था दोस्तों, एक एक डर पैदा होता था कि हाँ यार, अगर मैंने यूज़ किया तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, वो भी मेरे पे यूज़ करेगा। तो ये खैर इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है नहीं, ये कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, मतलब आप समझ ही गए होंगे, ये रशिया और यूएसए के बीच का एग्रीमेंट रहा होगा। करेक्ट। तो श्मिट जी क्या कहते हैं कि ऐसी हमें एक मेम करके बनाना चाहिए, किसके लिए, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के लिए। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है ये, एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बोलते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच करेगा, ये वो है एजीआई। तो अभी तक तो ये इसका मास एडॉप्शन हुआ नहीं है, ये अभी तक आया नहीं है। तो ये जब आएगा तो उसको हम टैकल कैसे करेंगे, उसके बारे में एरिक श्मिट जी ने कहा है। तो इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे कि अब एआई आपको पता ही होगा दोस्तों, अभी हमने इधर डिस्कस किया, जीपीयूज, सीपीयूज, एल्गोरिदम्स, ये सब चीज़ें लगती है ना। तो फिज़िकल तो है नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरह, और पूरे इंटरनेट में वो फैला हुआ है, एक जगह रखा भी नहीं है। तो इसको आप कंट्रोल कैसे करोगे। अब जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर समझ लीजिए एक कंट्री का मेरे को न्यूक्लियर फेस, अब जैसे रशिया और यूक्रेन में चल रहा है वॉर, तो उसमें रशिया ने क्या किया, यूक्रेन की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको टारगेट कर रही थी वो, क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो स्पेसिफिक है, तो उसको हम टारगेट करके फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन एआई के केस में क्या करेंगे, तो ये एक पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, डिस्ट्रॉइंग एआई प्रोजेक्ट कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट और वॉर। सही है जी, मतलब बिना किसी के परमिशन से। अब एआई देखिए दोस्तों, एआई का मास अडॉप्शन होना शुरू हो चुका है, तो हर कंट्री को ये ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे गूगल इंटरनेट जब आया, वैसे ही आज के केस में एआई है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट और वॉर क्रिएट कर सकता है। अब जो रोग एआई प्रोजेक्ट्स है, जिसका कुछ अता पता है नहीं है भैया, वो हार्ड है, उसको डिटेक्ट आप कैसे करोगे, उसको टारगेट कैसे करोगे। और एआई जो मोस्टली है वो गवर्नमेंट तो बनाती नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर बनाती है। अब प्राइवेट सेक्टर बनाएगी तो इनका काम तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, प्रोफेशनल होता है, मतलब बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होगी। और प्राइवेट सेक्टर है तो प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे प्राइवेट होते होंगे, तो पता कैसे चलेगा किसी को। तो ये जो मेम है, म्यूचुअल एश्योर्ड एआई मेल फंक्शन, इसके अडॉप्शन में ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। करेक्ट। उसके बाद एक सवाल आता है कि इस कंट्रोलिंग एआई लाइक न्यूक्लियर वेपन्स। तो डेफिनेटली द आंसर इज़ नो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को अगर हम देखेंगे एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में, न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एआई का मतलब बहुत कम होंगे, एआई के ये सारी चीज़ें होंगी। और ये सब चीज़ें एक बार जैसे कि आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है ना, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, वो चीज़ें आ चुकी है इंटरनेट में, नॉलेज बेस बन चुका है इंटरनेट में, तब उसको अपन कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हमारे ऑथर ने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि द कंट्रोल ऑफ एआई चिप्स is similar to how nuclear metals like enriched uranium are controlled. But the issue is, once AI models are trained, they do not require ongoing physical resources, making supply chain control ineffective. अब श्मिट जी कहते हैं कि भाई आप क्या करो, आप एआई के जो चिप्स है उन्हें कंट्रोल करो। ठीक है जी, चलिए कंट्रोल भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन एक बार जो चीज़ यहाँ पर बन गई, तो एआई के जो चिप्स है उसको कंट्रोल करके कुछ फ़ायदा होगा नहीं। करेक्ट है। तो ये मेथड भी इनफेक्टिव है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, बेसिकली एआई का जो सिनेरियो है वो जो न्यूक्लियर का जो सिनेरियो है उससे टोटली डिफरेंट है। करेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एआई के लिए नई पॉलिसीज़, पॉलिसी मेकर जो है उन्हें एआई के लिए नई पॉलिसीज़ सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि वो सिनेरियो जो है पूरा न्यूक्लियर वेपन से अलग है। तो ये इस आर्टिकल का मेन कंक्लूजन था। करेक्ट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज का आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, मतलब फ्यूचरिस्टिक है, और आपके टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एजीआई, ये मेम, ये सब लिखने में आपको थोड़ी हेल्प करेंगे। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं था आज के आर्टिकल में इस वाले। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन या वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी ज़रूर बताइएगा। और पढ़ते रहिए। दिस इज़ प्रतीक साहू साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे।